हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ने वाले हम हिंदी में कक्षा 9वीं क्षितिज का 7वां पाठ, मेरे बचपन के दिन। बचपन जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, बचपन जो दोबारा लौट कर भी नहीं आ सकता, बचपन जिसमें रहते हुए व्यक्ति को उस समय तो लगता है कि हम बड़े हो जाएं, और बड़े होने के बाद लाखों रुपए भी, कोई करोड़ों रुपए भी दे और साथ में बचपन दे तो हम बचपन मांगेंगे, पैसों को ठोकर मार देंगे। बचपन वो होता है, बचपन जहां मौज मस्ती होती है, फिक्र की कोई जगह ही नहीं होती, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जो एक गजल है कि ना दुनिया का डर था, ना रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। तो कोई दुनिया का कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, वो है बचपन। खेलना है, कूदना है, खाना है, पीना है, रोना है, गाना है, सोना है, बस। और बड़े होते से ही जिम्मेदारियों के बोझ से व्यक्ति दबता चला जाता है। जिस बचपन में लगता था हम जब बड़े होंगे ना हम ऐसा करेंगे, हम कब बड़े होंगे, पर बड़े होने के बाद बाकी पता चलता है हम बच्चे ही अच्छे थे, हम छोटे ही अच्छे थे। हम ये बच्चों से ही मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि आप जिस बचपन में हो वो बचपन भरपूर जियो, खुलकर जियो। बड़े होने के बाद ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला, हम तरसते ही रह जाएंगे। तो जिस स्टैंडर्ड में आप हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, मुझे तो अभी 9th ही वाले सुन रहे होंगे, पर यदि कहीं से 10th वालों को भी यदि आवाज़ पहुंच जाती है तो जो बचपन जी रहे हैं, स्कूल के जितने दिन हैं वो बहुत अच्छे से जियो। हर एक प्रोग्राम में जाना, हर एक टीचर से बात करना, बच्चों के साथ उठना बैठना, खेलना, शैतानियाँ छोटी छोटी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, क्योंकि यही हमारे दिन हैं और यही दिन आपके आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो बचपन के दिन को हमारी लेखिका भी याद कर रही हैं, और कितने उससे याद किया है। बचपन के दिन जैसे ही ये दिमाग में आ जाता है या ये शब्द हमें मिल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि जिसने भी लिखा है ना, पूरे भावनाओं में डूबकर ये पाठ लिखा होगा। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया होगा, और अपने बचपन के दिन याद करके तो हम भी एक किताब लिख सकते हैं, एक छोटी तो लिख ही सकते हैं। सबको अपने बचपन के दिन, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको याद होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, आपके दादा दादी आपको बताते हैं, और वो बचपन की यादें जब हम सुनते हैं, हम बचपन की तस्वीरें देखते हैं और हम खो जाते हैं। अच्छा, हम ऐसे थे, ऐसे दिखते थे, हम इतनी शैतानियां करते थे, नहीं करते थे, ऐसा बोलते थे। कोई रिकॉर्ड तो कर ले और हमें सुना दे, ऐसा मन करता है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो बचपन के इन दिनों को क्यों ना हम अपने बचपन के दिनों में भी जी लें। तो मैं अपने बचपन के दिनों में जी लूँ, आप तो बच्चे ही हैं, तो ये बचपन आप क्या ऐसा जी रहे हैं या क्या वो याद कर रहे हैं जो आप बड़े होकर शायद अपनी कुछ यादों में, कुछ संस्मरण में आप भी रख कर बढ़ जाओगे आगे। तो देखते हैं, यहाँ पर ये पाठ है, और ये जो पाठ है इसकी जो लेखिका है, ये लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने ये पाठ लिखा है, अपने बचपन के दिनों को याद किया है। महादेवी वर्मा के जो लिखे हुए लेख हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो संस्मरण हैं, बहुत ही रोचक हैं और बहुत ही सजीव चित्रण है। कहीं उन्होंने वो याद किया है, नीलकंठ जैसा पाठ लिख डाला जिसमें पशु पक्षियों से उन्हें प्रेम था। उन्होंने पशु पक्षियों के मार्मिक भावों को लिखा, पशु पक्षियों की समझ को लिखा, जहां उन्होंने मोर की समझदारी का वर्णन किया। तो उन्होंने अपने बचपन, यहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के दिन बताए। तो पहले हम महादेवी वर्मा जी को पढ़ते हैं कि वो कौन है, कैसी हैं, क्या उनका लेख है और क्या उनका तरीका है लिखने का, उनका जन्म और ये पाठ का क्या आधार, ये सब कुछ पहले हम देखेंगे लेखिका परिचय में। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री भी हैं एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं। वर्तमान की मीरा नाम दिया जाता है महादेवी को। महादेवी वर्मा केवल लेखिका नहीं, ये कौन थी, साथ ही ये कवित्री भी थी। 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। जन्म तो उन्होंने यूपी में लिया, एमपी में शिक्षा हुई। उनका विवाह 12 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। 12 वर्ष की छोटी, बाल जिसे हम कहते हैं बाल विवाह, तो 12 वर्ष की छोटी अवस्था में उनका क्या हो गया, विवाह हो गया।
जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नहीं, मतलब इतनी कहना चाहिए कि खुले विचारों की या प्रखर एक वक्ता, एक बोलने वाली रही होंगी जो बुरी कहते ना कुरीतियों पर अपनी आवाज उठा पाए। तो उन्होंने जब उनका 12 वर्ष में विवाह कर दिया तो उन्होंने नहीं माना इस विवाह को। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा संस्कृत में एमए की। उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई। प्रयाग विद्यापीठ में उनकी नियुक्ति हुई। वहां वे लंबे समय तक प्राचार्य पद पर कार्यरत रही। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया। जिसने खुद अपने लिए आवाज उठा ली हो वो अन्य महिलाओं और स्त्रियों लड़कियों के लिए भी आवाज उठा सकती हैं। तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी जोर लगाया, उन्होंने काफी प्रयास किए। तो 1907 में इनका जन्म हुआ और जन्म के 12 वर्ष की हुई और इनकी विवाह हो गया, चूंकि विवाह स्वीकार नहीं किया इन्होंने। और साथ ही ये क्या कि उन्होंने एमए संस्कृत से एमए किया और प्रयाग से पहले बीए किया और फिर संस्कृत से एमए किया। उसके बाद प्रयाग की ही महिला विद्यापीठ में इनकी नियुक्ति हुई और वहां पर ये प्राचार्य पद पर रही और लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किए। और इनको क्या कहा जाता है, वर्तमान आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। वे साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। साहित्य तो था ही, संगीत, कवित्री भी थी और एक और उनके अंदर कला थी, वो थी चित्रकला। वो चित्र ड्राइंग भी करती थी। उनकी साहित्य साधना के लिए उन्हें पद्म भूषण तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी जो एक कला देखी, उनकी साहित्य के प्रति इतनी साधना, लगन देखी, तो उन्हें पद्म भूषण मिला और ज्ञानपीठ मिला। उनका देहांत सन 1987 में 1987 में हो गया था। महादेवी वर्मा जी का निधन, जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1987 में हुई। रचनाएं देखिए इनकी। महादेवी वर्मा ने गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। जैसा कि बोला गया, एक कवित्री भी और लेखिका भी। तो गद्य और पद्य में इनको महारत हासिल था और उन्होंने दोनों में ही अपनी लेखनी चलाई, मतलब लेख लिखी, रचनाएं की। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। गद्य रचना जो इनकी है, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। साथ ही काव्य रचना में निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और दीप शिखा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं काव्य में। तो ये गद्य और पद्य खंड में इनकी रचनाएं यहां पर बताएंगे आपको। और साथ ही साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा तो है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्रियों के जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। एक तरफ तो उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति भी प्रेरणा जाहिर की है, दूसरा स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में इस संस्मरण लिखे हैं, मतलब अपनी यादों को लिखा है। रेखा चित्र को तुंदियों तक पहुंचाया है। उनके संस्मरण में रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और अक्षय करुणा प्रकट हुई है। मतलब केवल उन्होंने औरतों या शोषित वर्ग के लिए ही अपनी करुणा जाहिर नहीं की, उनके लिए ही नहीं लिखा, वो पशु पक्षियों से भी प्रेम करती थी। मैंने आपको नीलकंठ पाठ बताया ना, कक्षा 7वीं में नीलकंठ पाठ है जिसमें मोर का इन्होंने वर्णन किया है। मोर का पंखों का फैलाना, उसको जेंटलमैन नाम दिया उसमें इन्होंने। पंखों का फैलाना, मंडलाकार पंखों का करना, अन्य पक्षियों की रक्षा करना, इन्होंने उस मोर का बहुत ही सजीव चित्रण किया है, बड़ा ही रोचक, बहुत अच्छा पहलू दिखाया है। तो पशु पक्षियों से भी इनको अथाह प्रेम था। भाषा शैली, महादेवी वर्मा जी की भाषा शैली बहुत ही सरल और स्पष्ट है, हमें समझ में आ जाती, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। उनका शब्द चयन प्रभावपूर्ण है, हमारे ऊपर प्रभाव डाल देता है, सजीव चित्रण दिखाता है। उन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता तथा प्रतीकात्मकता का सौंदर्य निहित है। लक्षणा शैली का प्रयोग हुआ है लक्ष्य बनाते हुए। यहाँ पर उन्होंने प्रतीकात्मक, किसी प्रतीक के आधार पर किसी को प्रतीक बनाकर भी उदाहरण यहाँ पर अपनी रचनाओं में उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार की इनकी शैली, यहाँ पर उनकी भाषा शैली में ये विशेषताएं थी। साहित्य विशेषताएं आपने देख ली हैं कि साहित्य विशेषताओं में संस्मरण रेखा चित्र को उन्होंने दिया महत्वपूर्ण स्थान। गद्य पद्य दोनों में इन्हें महारत हासिल भी थी। पशु पक्षियों का, शोषितों के प्रति, स्त्रियों के प्रति इन्हें और स्वतंत्रता के लिए इनका बहुत ही मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है बहुत जगह। तो ये इनकी भाषा शैली और इनकी साहित्यिक विशेषताएं थी। अब आते हैं यहाँ पर कि बचपन की स्मृतियों में, अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। ये बचपन की देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक चित्र है, मैं पढ़ाने से पहले उस चित्र की तरफ ले जाऊंगी कि हम बचपन में ये खेल खेलते थे। इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं।
पत्थरों का खेल होता था, अलग अलग नाम दिए गए, पत्थर को उछालना, पत्थर को पकड़ना, फिर अलग ऐसे हाथ करके पत्थर को इस हाथ के अंदर ले जाना। ये खेल उस मतलब लगभग आज के बच्चों का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी उम्र के रहे हैं, मेरी उम्र के हैं और मेरी उम्र के साथ का जो उनका बचपन रहा, ये खेल हर एक लड़की ने खेला है। बहुत प्रसिद्ध खेल है, अलग अलग नामों से इसको है बोला गया है। पत्थर का खेल होता है, देखो इनके चेहरों पर प्रसन्नता। कोई मोबाइल नहीं, पता ही नहीं था, खबर ही नहीं थी कभी मोबाइल जैसी कोई ऐसी वस्तु आएगी जो हमारे हाथ का पीछा नहीं, हाथ हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हाथ में हमेशा रहेगी, जिसके बिना जीवन दुस्सार लगेगा, निस्सार हो जाएगा, मतलब एकदम दुष्कर कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं पता था। यही खेल, ये फिजिकल एक्टिविटी, और शायद इसीलिए उस उम्र में भी आगे भी और भी पहले के लोगों ने जो खेला है वो कितने लंबा जीवन जिए और तंदुरुस्ती के साथ जिए। क्योंकि ये खेल देखो जरा, इनका बैठना, जिस बैठने पर हम क्या करते हैं, योग करते हैं, ये तो उनका बैठना है खेलने में। हाथों को फैलाना, दूसरे हाथ से टेक लगाना। हम योगा में, खेल में ही योगा कर लेते थे, हमको पता ही नहीं था योगा क्या। हम तो खेलते, कुछ भी नहीं होता, पैर नहीं दुखते, हाथ नहीं दुखते, सांस नहीं फूलती, हमें गर्मी नहीं लगती, हमें सर्दी नहीं लगती, सारे ये खेल होते थे। वर्तमान समय में इन खेलों का महत्व नहीं रहा है, क्योंकि आप मोबाइल में चले गए हैं या आपके पास अब समय नहीं रहा। तो अब हम पाठ की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार की यादें। ये चित्र देखकर मैं रुक नहीं पाई। तो बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बिल्कुल सही, बचपन की स्मृतियां मतलब बचपन की यादों में एक अजीब आकर्षण होता है। देखिए, मेरा जो बचपन था, मैं उसको याद करती हूँ तो मुझे उसमें आकर्षण लगता है। आप जिस युग में हैं और आपका जो बचपन, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप अपनी इस बचपन को याद करोगे। हर व्यक्ति की बचपन की अनोखी यादें होती हैं। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो, ऐसा लगता है यार हम कोई सपना देख रहे थे, इतना इतना रोचक था, इतना सुंदर था, बड़ा अच्छा सपना था, कहाँ चला गया, कहाँ खो गया वो सपना। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं जब ऐसा लगने लगता है हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि इतनी परिस्थितियां बदल गई, हम बड़े हो गए, काम का बोझ आ गया, परिस्थितियां बदल गई, हमें लोगों की चिंता होने लगी, लोगों को हमारी चिंता होने लगी, हम कई बंधनों में बंध गए। तो क्या हो गया, वो सब बचपन हमें सपना सा लग गया और हमारे आंखों के सामने छूटता चला गया। तो क्या होता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। लेखिका ने बताया कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद में पैदा हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। 200 वर्ष बहुत होते हैं, नहीं थी, मतलब लड़की थी ही नहीं, ऐसा सुना है उन्होंने। उसके पहले लड़कियों के पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम आपने सुना है, ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी बुरी परंपराएं थी। लड़कियों को बोझ समझा जाता था, लड़कियां पैदा होने पर उसे मार दिया जाता था। ऐसी कई, मतलब जिसके बारे में बात ही ना की जाए, रोंगटे खड़े कर देती है, मन में झल्लाहट आ जाती है, क्रोध से भर जाता है मन, कि ऐसे ऐसे लोग थे दुनिया में कि जो लड़कियों के पैदा होने पर अभिशाप समझते थे, उन्हें मार डालते थे। क्या कह रहे कि मेरे पैदा होने से पहले का जो समय था वहां तो परम धाम पहुंचा देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बहुत खातिरदारी हुई। इनके मतलब कोई 200 वर्ष तक लड़की नहीं हुई तो उनके पिताजी को लगा अब तो लड़की चाहिए, और दुर्गा की प्रार्थना की। दुर्गा इनकी कुल देवी, सबके कुल देवता होते हैं, घर के हमारे कोई इष्ट देव होते हैं, तो इनकी दुर्गा जी थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बहुत खातिर हुई, बहुत लाड प्यार हुआ। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। ये बहुत अच्छा लेखिका के साथ एक सकारात्मक पहलू था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी ही थी। इनके जो पिताजी थे वो फारसी जानते थे और उर्दू भी जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अच्छा, बाबा इन्होंने दादाजी के लिए बोला और पिता ने अंग्रेजी। इनके जो दादाजी थे वो फारसी उर्दू जानते थे, इनके पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। पर हिंदी का कोई वातावरण इनके परिवार में नहीं था, हिंदी ऐसा कोई बोलता नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। जबलपुर हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो जबलपुर हिंदी का बोलबाला है। तो जब वो इनकी माताजी का विवाह हुआ इनके पिताजी से, तब वहाँ से हिंदी आई। तब वो हिंदी उन्होंने यहाँ अपने घर में बोलना, अपने ससुराल में बोलना, मतलब महादेवी वर्मा जी के घर में बोलना शुरू किया। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी इनकी माता। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि मेरी माताजी बहुत भक्तन थी, भक्तन जिसे हम अपनी भाषा में कहेंगे, बहुत भक्त थी, वो पूजा पाठ करती थी और उन्होंने पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था लेखिका को। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे।
ऐसा बोलते थे। विदुषी मतलब कोई तपस्विनी, कोई साध्वी, साध्वी कह सकते हैं, विदुषी साध्वी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी मैंने। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मतलब परिवार के लोगों को लगा जब संस्कृत पढ़ रही है, हिंदी पढ़ रही है, संस्कृत मतलब अंग्रेजी तो पढ़ ही रही है, तो ये उर्दू और फारसी भी सीखे। पर वो कह रही मेरा मन नहीं था उर्दू और फारसी सीखने का। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छुपी। मौलवी साहब आए, उर्दू पढ़ाने आए होंगे, तो वो चारपाई के नीचे जाकर छुप गई। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने। अब उसके बाद पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेषकर रुचि थी। मौलवी साहब आए तो इनको पढ़ना नहीं था, ये छुप गई। फिर संस्कृत के पढ़ाने वाले पंडित आए तो इनकी माता जी को भी संस्कृत आती थी, गीता का उन्हें विशेष रुचि थी। तो पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी, मतलब वो कह रही मैं भी बैठ जाती थी जब माँ पूजा पाठ करती थी, उनको अच्छा लगता था, मैं संस्कृत सुनती थी। इसके उपरांत मतलब इसके बाद उन्होंने मिशनरी जो स्कूल होता है, मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, है ना। इसके बाद जब वो बड़ी हुई तो इनको मिशन स्कूल में रखा। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना भी दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद किया। देखिए मिशनरी स्कूल है तो उनकी प्रार्थनाएं बिल्कुल अलग होंगी, और चूंकि ये पूजा पाठ हिंदुत्व वाली थी तो इनको वहाँ मन नहीं लगा, तो उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी जब मुझे ज़बरदस्ती भेजाने लगा कि स्कूल क्यों विद्यालय नहीं जाना है, तो मैं रोने लगी। बच्चे ज़बरदस्ती, कई बार क्या होता है बच्चों को विद्यालय ना जाने के कई कारण होते हैं, कोई लड़ता हो, कोई डांटता हो, काम पूरा ना किया हो, तो वो बच्चा ना रोना धोना शुरू, बहाने शुरू। तो यहाँ पर ये कह रही कि मेरा भी मन नहीं हुआ, मुझे भेजा जाए तो मैं रो दूँ कि मुझे नहीं जाना है, रोना धोना शुरू कर दूं। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। वहाँ मैं देखिए अब यहाँ आप कहेंगे कि स्कूल के बाद कॉलेज मतलब जैसे तैसे गई होंगी वो, फिर उसके बाद जब कॉलेज में आई तो उन्हें पर क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा, 5वें दर्जे में भर्ती मतलब यहाँ पर ये रोहिंद हुई तो गर्ल्स कॉलेज करके एक नाम होगा जहाँ पर ये 5वें दर्जे में 5th क्लास में ये गई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, वहाँ पर ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था जहाँ पर खाना खाते थे ये लोग। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था, मतलब ऐसा नियम था कि उस मैस में प्याज नहीं बनेगा, जबकि उसमें मुस्लिम वो थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी, हिंदू लड़कियाँ भी थी, फिर भी नियम था कि प्याज नहीं बनेगी। वहाँ छात्रावास के हर कमरे में हम 4 छात्राएं रहते थे। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा, पहले साथिन यहाँ बोला गया, लड़की थी, साथी थी, इसलिए साथिन शब्द का इस्तेमाल किया स्त्रीलिंग के लिए। तो उनकी पहली जो छात्रावास में सखी बनी, मित्र बनी, वो थी सुभद्रा कुमारी। अब सुभद्रा कुमारी चौहान की ही बात हो रही है, वो मिली 7वें दर्जे में। वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, ये 5th क्लास में थी, वो 7th क्लास में थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती हुई थी। तुक मिलाना मतलब जो राइम्स होती है ना, तुकबंदी करना, तुकबंदी में बात करना, उसी राइम से बात करना। बचपन में माँ लिखती थी और पद भी गाती थी। उनकी माँ कितनी होनहार रही, आप देखिए, हिंदी, संस्कृत, गीता पढ़ना, पूजा पाठ करना, लिखना भी और पदों को गाना भी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी लेखिका की माँ। सवेरे से क्या कहती थी, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, वो ऐसा गाती थी, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, मतलब सुबह की जो प्रार्थना होती है, सुबह के जो गीत होते हैं, जो पद होते हैं, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। जब उन्होंने मीरा के पदों को गाते हुए माँ को सुना, माँ को कुछ लिखते हुए देखा, तो कह रही ब्रज भाषा में मैं भी लिखने लगी, मुझे भी ब्रज भाषा के शब्द आने लगे। देखिए बच्चा लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, उसके परिवार का बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे का उठना बैठना, उसका बोलना, तुरंत व्यक्ति कहता है अच्छा ये इसके माता पिता कौन है, ये किस स्कूल में पढ़ता है, मतलब उसका आचरण, उसका आहार व्यवहार, उसका चलना फिरना उसके परिवार को बिलोंग करता है। देखिए लेखिका में कितने गुण आ गए, क्योंकि उनकी माँ में वो गुण थे, उनके बाबा, उनके पिताजी में थे। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं। उन्होंने देखा कि सुभद्रा कुमारी जी किसी भाषा में नहीं, कोई अन्य ऐसी भाषा में नहीं, खड़ी बोली में लिखती हैं। मैं भी वैसे ही लिखने लगी जैसा वो लिखती थी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित थी, मतलब हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। मतलब कोई हमारे सामने ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत अच्छा लिखता हो, तो उसके सामने लिखने में हमें थोड़ा संकोच, शर्म लगेगी, क्या पता हमारे शब्द अच्छे हुए ना हुए। तो वो भी ऐसा कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी उनसे छिपा के लिखती थी, क्योंकि वो प्रतिष्ठित हो चुकी थी। एक दिन
उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क जो टेबल थी कि किताबों की तलाशी ली। चूंकि दोनों अच्छी मित्र बन गई थी और वो बड़ी थी उम्र में, तो ले सकती थी तलाशी ली। बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, मतलब बहुत सारा कुछ लेख जो उन्होंने कविताएं लिखी थी वो निकल पड़ी। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ कागज लिए, एक हाथ में कागज और एक हाथ से मुझे पकड़ लिया। जैसे कोई अपराधी को पकड़ा जाता है, तूने झूठ बोला मुझसे कि नहीं लिखती है, तो एक हाथ से क्या किया, कागज को लिया जिसमें मेरा लिखा हुआ कविता थी, और दूसरे हाथ से उन्होंने मुझे पकड़ा बिल्कुल अपराधी की तरह, और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है, आप लोग भी जानो कि केवल मैं नहीं, ये भी लिखना चाहती है, ये भी लिखना जानती है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे पूरे हॉस्टल में घुमाया, ऐसा लेखिका ने बताया। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। अब मित्रता और अच्छी हो गई। क्रातवेत में एक पेड़ की डाल नीची डाल थी किसी पेड़ की, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती तब हम लोग तुक मिलाते, मतलब ये खेलती नहीं थी, दोनों क्या करती थी, आपस में तुकबंदी करती थी, राइम्स करती थी, कविता बोलती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, जिस समय ये दोनों बच्चियां, उस समय पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज जो भी ये लिखती थी तो स्त्री दर्पण में ये लोग अपनी कविताएं भेज देती थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग उनमें जाने लगे, क्योंकि देखिए जो कविता लिखता पढ़ता है उसको कवि सम्मेलन में बहुत अच्छा लगता है। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी, 1917 की बात कर रहे हैं। इसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। आनंद भवन जो वो जगह थी वो स्वतंत्रता का केंद्र, मतलब स्वतंत्रता के लिए लोग वहां पर क्या होने लगे, इकट्ठे होने लगे और कई योजनाएं बनने लगी। तो स्वतंत्रता का वहां पर वो केंद्र बन गया संघर्ष का। या जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता रहा, मतलब यहाँ वहाँ स्वतंत्रता के साथ साथ, स्वतंत्रता के संघर्ष के साथ साथ, योजना और आंदोलनों के साथ साथ हिंदी का भी प्रचार अपनी जोरों पर था। कभी सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ ले जाती थी, मतलब जो उनका स्कूल था वहां से उनकी मैडम ले जाती थी, हम कविता सुनाते थे। और कभी हरिओध जी अध्यक्ष होते थे। देखिए कितने सारे कवियों के लेखकों की बात आ रही है। हरिओध जी, जिन्होंने भी, हरिओध जो थे उन्होंने एक दिन का जो कविता है ना, ये भी कक्षा 7वीं में, तो उन्होंने वो लिखी हुई थी, अयोध्या सिंह हरिओध। तो हरिओध कभी उस कवि सम्मेलन में अध्यक्ष भी होते थे। कभी श्रीधर पाठक होते थे, श्रीधर जो कभी वो पढ़ने वाले होते थे, पाठक। कभी रत्नाकर जी होते थे। कभी कोई होता था, कब हमारा नाम पुकारा जाए। बेचैनी से सुनते रहते थे कि जैसे कभी ये बच्चियां बोले तो उनको लगता था कभी हमारा नाम भी पुकारा जाए यहाँ पर। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। जब मुझको बुलाया जाता था, मेरी मैडम ले जाती थी और बोलती थी ये भी पढ़ती है, तो वहाँ पर उनका भी नाम, कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, तो कई बार मैं प्रथम पुरस्कार मुझे मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे, मतलब इतने ज़्यादा, इतनी कम उम्र में महादेवी वर्मा ने इतने पदक, 100 से कम तो वो कह रही नहीं होंगे, लगभग 100 होंगे, नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था, बड़ा नक्काशीदार था, मतलब उस कटोरे के बाहरी तरफ बड़ी सुंदर डिजाइन थी। उस दिन सुभद्रा मतलब इनके साथ नहीं गई थी, ये अकेली ही गई थी अपनी मैडम के साथ। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी, अक्सर सुभद्रा मना कर देती थी कि तुम सुनकर आओ, मैं नहीं जाऊंगी। कवि सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा कि देखो मुझे क्या मिला है, मैं प्रथम पुरस्कार में क्या जीत कर आई हूं। ऐसा महादेवी वर्मा ने सुभद्रा जी को बताया। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाना और मुझको इस कटोरे में खिलाना, ऐसा सुभद्रा ने बोला महादेवी जी से। उसी बीच आनंद भवन में बापूजी आए। बापूजी मतलब महात्मा गांधी। उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, मतलब संघर्ष चल रहा था, तो बापूजी वहां पर आए उनके आनंद भवन में। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। एक आना 2 आने का समय था वो, तो एक एक दो दो आने वो कह रहे हैं कि हम अपने जेब खर्च में से बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा हम उन्हें देते थे देश के लिए। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको कटोरा मिला है। देखिए बच्चों से उन्हें बड़ा प्रेम था, बच्चों से बात करते थे। तो यहाँ महादेवी वर्मा कह रही कि आनंद भवन में जहाँ कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो आनंद भवन में
एक मतलब कवि सम्मेलन जहाँ होते थे वहाँ आनंद भवन में भी ये आया जाया करती थी। आनंद भवन जो कि स्वतंत्रता संग्राम की योजनाओं का केंद्र था। तो बापूजी से एक दिन ये मिली तो उन्होंने बापूजी से कहा कि देखिए मैं अपने हाथ में क्या लिए हूँ, ये मुझे मिला है कवि सम्मेलन में। तो बापूजी कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे, मतलब जैसे आप पैसे देते थे तो इसको देती हो क्या? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। मैंने वो कटोरा जैसी बापूजी ने कहा मुझे दोगी तो मैंने बापूजी को ही दे दिया। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, मतलब एक बार ये भी तो पूछते कौन सी कविता तुमने सुनाई थी जिस पर तुम्हें कटोरा मिला। इन्हें इस बात का दुख हुआ, पर कविता सुनाने को तो उन्होंने नहीं कहा था। देखिए बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा बड़ी हो गई थी लेकिन बच्चे जब कुछ पुरस्कार लेकर आते हैं, पुरस्कार हमें दिखाते हैं तो हम पुरस्कार देख लेते हैं बहुत बढ़िया, तो उन बच्चों के मन में ये रहता है कि और लोगों ने तो मेरी कविता सुनी, आपने क्यों नहीं सुनी, एक बार आप भी तो बोलो मुझसे कि सुनाओ। तो जब हम नहीं पूछ पाते हैं तो बच्चे तो जो चुलबुले होते हैं या घर में यदि बच्चे आते तो अपने माँ बाप से कह देते आप नहीं सुनोगे मेरी कविता, मैं सुनाऊँ किस पर मुझे ये प्राइज़ मिला है। तो उन महादेवी वर्मा को जब वो बचपन में थी उन्हें भी यही लगा बापू जी ने, महात्मा गांधी जी ने कटोरा तो ले लिया पर ये नहीं कहा कि किस बात पर तुम्हें ये कटोरा मिला है, मुझे भी वो कविता सुननी है। कविता नहीं सुनी, इस बात का, कटोरे जाने का दुख नहीं था कि कटोरा चला गया, इस बात का दुख था कि मेरी कविता उन्होंने सुनी नहीं। पर कविता सुनाने को नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी को कहा, जब वो लौट आई अपने हॉस्टल, कटोरा तो चला गया। तो तुरंत आके बोली कटोरा तो गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। अब यहाँ पर हम चिढ़ाते एक दूसरे को, और बोलो और जाओ दिखाने, आपने कहा था कटोरा मिला, ले लिया बापूजी ने कटोरा। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी, मैंने खीर का बोला था तो खीर तो मैं खाऊंगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में मुझे खिलाओ, कटोरी में खिलाओ, चाहे किसी फूल के कटोरे में खिलाओ। मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। अब यहाँ पर दो सहेलियां एक दूसरे को चिढ़ा रही हैं, चूंकि वो बड़ी थी उम्र में तो वो चिढ़ा रही हैं और जाओ दिखाने अपना कटोरा गया, पर मैंने कहा था मैं खीर खाऊंगी तो खीर तो खाऊंगी, चाहे तुम मुझे पीतल के कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ। तो यहाँ महादेवी वर्मा ने अपने मन की बात रखी कि ठीक है ये बातें तो हमारी हो रही थी, पर अंदर ही अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि मेरा कटोरा बापूजी के हाथ में गया। ये था देश प्रेम, देश के सेनानियों के प्रति अपना आदर और सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। अब उनकी जगह एक मराठी लड़की, सुभद्रा जी का कार्य हो गया, वहां से उन्होंने प्रस्थान कर दिया, गई। तो वहां पर उनकी, चूंकि ये 2 साल छोटी थी तो उन्हें पढ़ना था अभी, तो उनकी जगह पर, सुभद्रा जी की जगह पर एक मराठी लड़की जेवुन नसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेवुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए, लिखने के लिए और थोड़ा समय मिल जाता था, क्योंकि सफाई से वो क्या करते थे, सफाई हो इससे समय जाए, तो जब वो लड़की करने लगी तो इनको थोड़ा समय मिल जाता था कविता लिखने के लिए। आगे देखते हैं, जब इनको समय मिला और लड़की इतनी अच्छी आ गई तो जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मराठी थी वो लड़की तो मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, मतलब हिंदी भी उसकी मिक्स होती थी। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी। देखिए सीखने की चाह होनी चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से आप ध्यान दीजिए, हिंदी तो थी उनके घर में, माताजी लेकर आई उनकी, तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी उन्होंने उतनी नहीं सीखी। अंग्रेजी तो बिल्कुल सीखी होगी, पिताजी बोलते थे, वातावरण हो चुका था अंग्रेजी का। साथ ही उन्होंने क्या किया, संस्कृत तो थी, और वो जो तुकबंदी में तो उन्होंने वो जो खड़ी बोली सुभद्रा जी लिखती थी तो खड़ी बोली भी उन्होंने लिखना सीखा। अब ये लड़की मराठी आ गई और मराठी की जो हिंदी बोली में मराठी जो मिला जुला कर बोलती थी तो महादेवी वर्मा ने वो भी सीख ली। तो व्यक्ति में सीखने की चाह होनी चाहिए, किससे कुछ नया मिल रहा है वो आप ले लीजिए। ज्ञान हर जगह बंटता है, हर जगह, लेना आपके ऊपर है, आप कहाँ से लेना चाहोगे, लेना चाहोगे या नहीं। कदम कदम पर ज्ञान मिलता है, कदम कदम पर। ये नहीं कि आप विद्यालय में गए हैं तो वहीं आपके एक शिक्षक ही आपको ज्ञान देंगे, या मैं पढ़ा रही हूं तो केवल मैं ही आपको ज्ञान दूंगी। हर पल हर क्षण सूरज निकलता है ज्ञान बांटने के लिए, चांद निकलता है ज्ञान बांटने के लिए, सूरज डूबता है ज्ञान बांटने के लिए। प्रकृति की हर वस्तु हमें ज्ञान प्रदान करती है, उसको गौर से देखें तो हम। कवि क्या करता है, कवि ये नहीं, प्रकृति को देखकर तो हमें इतनी सारी बातें लिख डालते हैं, लेखक इतनी सारी बातें लिख डालते हैं तो हम किताबों में पढ़ते हैं अच्छा ऐसा होता है। आप भी सोचिए,
तो देखिए महादेवी वर्मा हर जगह से ज्ञान बटोरती है। तो क्या कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम, जेवन उस जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी टोके बिना ना रहा जाता। उस्तानी जी वहां पर जो रही हैं वो उसे टोक देती, वो कुछ कुछ शब्दों को मिला जुला के बोलती तो वो टोक देती, क्या बोल रही हो ये। तो वो क्या कहती, रहा ना जाता, वाह देसी कौवा मराठी बोली। क्या कह रहे, मतलब आपको हिंदी तो बोलनी है तो देसी कौवा, और बोली कहाँ की, मराठी बोली। ऐसी वो कहावत वहां बोल देती थी। जेबन कहती थी नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। और उन्होंने क्या कहा, देसी कौवा मराठी बोली। तो वो कह रही नहीं मैं मराठी हूँ, मैं कौवा भी मराठी हूँ और बोलती भी मराठी हूँ। मैं यहाँ वो हिंदू वाली नहीं हूँ, मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ, मैं मराठी हूँ, तो इसलिए मैं मराठी बोलती हूँ। तो मैं देसी कौवा मराठी बोली नहीं, मैं मराठी कौवा मराठी बोली हूँ। इस तरीके से वो जवाब दिया करती। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी, मतलब जो वहाँ की पोशाक थी जेबुन वही पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो हम मराठी बोलेंगे, अपनी भाषा में, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे, बिल्कुल। हम हिंदू हैं हम हिंदी बोलते हैं, तो ये अलग अलग है। कोई पंजाबी है तो वो पंजाबी बोलता है, ये उसकी मातृभाषा है, वो क्यों छोड़े। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी किसी भी प्रकार की। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं बोल सकते वो नहीं बोल सकते। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो वे आपस में बुंदेली बोलती थी। तो जो जिस भाषा से आता था वो उस भाषा का प्रयोग बोलचाल में करता था, कोई अंतर नहीं आता था। हम पढ़ते हिंदी थे, लेकिन आपस में भले ही हम कोई भी बोली बोले पर हम पढ़ते क्या थे, हिंदी। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में बात करते थे। देखिए जब हम विद्यालयों में जाते हैं, आप अंग्रेजी मीडियम में हैं, आपको अंग्रेजी भाषा में बोलना कंपलसरी है, वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, बिल्कुल आवश्यक कर दिया है। आप हिंदी वाले शिक्षक से हिंदी में बात करेंगे, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो हम अपनी मातृभाषा में करते हैं। जब हम परिवार के लोगों से बात करते हैं, अब कोई मराठी है तो अपने घर में आके मराठी बोलेगा, सिंधी है वो सिंधी ही बोलेगा, पंजाबी पंजाबी ही बोलेगा, ठीक है। तो आप यदि जिस स्थान के आपने वही बोली बोली, तो व्यक्ति आपस में बात करते समय हमेशा मातृभाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि वहाँ उसकी भावनाएं ज़्यादा अच्छे से प्रकट होती हैं। वो एक दूसरे से बात करके अपने मन के विचारों को व्यक्त कर पाता है। तो क्या कह रहे हैं कि हम हिंदी आपस में कुछ भी बोलें, पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, आपस की भाषा हमारी अपनी होती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाना खाते थे, एक प्रार्थना में हम खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मतलब किसी प्रकार का ऐसा नहीं था धर्म अधर्म की बात नहीं। हिंदी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं। एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही मैस में खाना खा रहे हैं, मराठी हो तो हिंदी हो तो बुंदेली हो तो कोई भी, और एक ही उसमें क्या बोल रहे हैं, एक ही स्कूल में हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं, कोई विवाद नहीं था। ये बहुत अच्छी बात थी। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। विद्यापीठ में ये क्या थी, प्राचार्य के पद पर तो कहीं तो वही क्रम चलता रहा। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं फिर भी वो संस्कार हमसे छूटते नहीं हैं। जैसे माँ ने सिखाया, जैसे मैंने एक बात आपको बताऊं, हम बचपन में क्या करते हैं कि हम कुछ भी ऐसा खाते हैं ना, जैसे सौंफ खा ली हमने, सुपारी खाई या लौंग खा ली, बहुत छोटे में किसी क्या जैसे ये देने का रिवाज हमने खा लिया, तो माँ क्या कहने लगती, मम्मियाँ कहती हैं नहीं 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 छोटे बच्चे नहीं खाते। ये गुण कई बार बड़े तक आ जाता है, अरे ये मना करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं खाते, ये बेकार है, ये नहीं खाया जाता है। तो कुछ ऐसे संस्कार हमारे अंदर पड़ जाते हैं कि वो बड़े तक हमारे साथ चलते चले जाते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। जवारा के एक नवाब होंगे, उनकी नवाबी अब नहीं रही थी, बड़े शान शौकत थी पहले, अब नहीं रही थी। तो कह रहे हैं कि वो एक बंगले में बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में, मतलब उसी जगह पर, उसी क्षेत्र में हम भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, वहाँ उनकी जो बेगम वो कहती थी हमको ताई कहो, नवाब की बेगम, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे कि वो नवाब तो वो मुस्लिम शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो कहती थी नहीं मुझे ताई बोलो, ताई अच्छा लगता था, ताई साहिबा। लेकिन उनके बच्चे अब उनके तो जो कल्चर में है वही बोलेंगे, तो लेखिका की माँ को कहते थे चची जान।
हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे और उनके मतलब इतना घरोबा था, हिंदू मुस्लिम हुए तो क्या हुआ, इतना प्रेम था आपसी कि लेखिका कह रही है कि हमारा जन्मदिन हमारी उन ताई साहिबा के घर में मनाया जाता था और उनके बच्चों का जन्मदिन हमारे घर में मनाया जाता था। और उनका एक लड़का था, वो जो नवाब जी थे, वो ताई साहिबा थी, उनका लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वो कहती थी कि रक्षाबंधन मनाते हो ना आप लोग, इसको राखी बांधा करो, उन उन बहनों को राखी बांधनी चाहिए। तो कहते हैं उनकी बहन हो और उसको राखी बांधो। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मानवता, यहाँ दिख रहा है आपसी प्रेम, यहाँ दिख रहा है अनेकता में एकता जो है भारत की विशेषता। तो यहाँ दिख रही है वो राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं वो पीने देती थी। सोचो किस कल्चर में ढला वो बच्चा, लेकिन वो क्या कल्चर अपनाना चाह रहा है। यही तो प्रेम है, आपसी प्रेम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। दिख रहा है यहाँ पर लेखिका का बचपन कि वो ताई साहिबा अपने लड़के को सुबह सवेरे राखी के दिन उठा देती थी और पानी भी नहीं पीने देती थी कि जब तक बहन आके राखी नहीं बांधेगी तब तक तुम कुछ भी नहीं खाओगे पियोगे। राखी के दिन बहन राखी बांध जाए तब तक भाई निराहार रहना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे और हमको लहरिया या कुछ मिलते थे, कुछ ऐसा उनको गिफ्ट मिलती थी वो, और वो बार बार कहती थी आजा भाई भूखा है, राखी के लिए इंतजार कर रहा है। इसी तरह मुहर्रम में, अब जब उनका आता था कल्चर, उनके त्योहार आते थे मुहर्रम, तो हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे, वो हमें भी हरा कपड़ा बनवाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, लेखिका का उस समय तक भाई नहीं था, छोटा भाई हुआ वहां। तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो मुझे मेरा जो नैंग होता है, जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो घर में बुआ हुई, चाची हुई, बहनें हुई, इनके कुछ मामी हुई, इनके कुछ नैंग चलते हैं। कोई भी ऐसा काम किया तो कुछ नैंग में पैसे या कोई ज्वेलरी कुछ ऐसी गिफ्ट दी जाती थी। तो कह रहा है मेरा नैंग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े पड़े लेकर आई, कपड़े पड़े मतलब कपड़े वगैरह लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। ये पता उनको वो रिवाज पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ नहीं लाती है कपड़े, घर में जो और लोग हैं, ताई हैं, चाची हैं, बुआ हैं, ये लोग कपड़े लाती हैं बच्चे के लिए और वो पहनाती हैं। तो वो कह रहा है कि मैं इसकी ताई साहिबा हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं कपड़े लाई हूँ, इस बच्चे को कपड़े पहनाओ। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। उन्होंने मनमोहन नाम दिया उस बच्चे को। वही प्रोफेसर मनमोहन, अब ये जब बड़े हो गए उनके भाई तो वो प्रोफेसर बने। तो प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे थे वो। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही रहा जो दिया गया नाम था ताई साहिबा का। ऐसा नहीं उन्होंने नाम दिया वो कौन लगती है हमारी, वो गई हम अपना नाम रखेंगे, नहीं। जो उन्होंने मनमोहन नाम दिया तो वही मनमोहन, मतलब वो यहाँ ये बताने का प्रयास नहीं करें लिखेगा कि मेरा भाई किस पोस्ट पर था, वो ये बताने की बात कर रहे हैं कि छोटा सा मनमोहन जब वाइस चांसलर बना उस तब तक वो मनमोहन ही थे, मतलब उनका नाम जीवन भर के लिए मनमोहन रखा गया। छोटा भाई नाम जो चला वही चला और जो नाम ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यों वे अपने घर में अवधी बोलते थे, अवध साइड के तो अवधी बोलते थे, उर्दू भी चलती थी, हिंदी भी चलती थी, अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे, आपसी प्रेम था, बहुत घरोबा चलता था कि जिसको हम अपनी भाषा में कहें। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना था। आज लोग आपस में बोलते नहीं है, आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे का अड़ोसी पड़ोसी बात करने से झिझकते हैं। आज वह सपना खो गया, वो सारी बातें कि हमारा बर्थडे उनके घर, उनका बर्थडे हमारे घर, उनके त्योहार पर हमारे लिए कपड़े बनना, हमारे त्योहार पर उनको इंतजार करना। तो ये क्या है, ये अब सपना सा लगता है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यदि वो सपना जो हम लोग ने जिया है, वो कह रहे हैं, यदि वो आज तक चला आता तो भारत का जो सपना था अखंड भारत का वो चलता चला जाता। इतने आतंक ना होते, इतनी लड़ाइयाँ ना होती, लोगों में खून खराबा ना होता। तो ये बात उन्होंने कही है कि ये जो सपना, जिसे मैं सपना समझ रही हूँ, जो मैंने बचपन में देखा, काश यदि ये पूरा हो जाता तो ये क्या होता, ये हो जाता कि आज हमारा जो सपनों का भारत देखा था हमारे महापुरुषों ने, वो भारत का, वो पूर्ण भारत का सपना वाकई पूर्ण हो जाता। चलिए तो फिर आगे देखते हैं।
क्योंकि अब सपनों का भारत हम ही लोग बना सकते हैं। जो देखा गया सपना है तो हम ही लोग पूर्ण कर सकते हैं, तो इस पर हमें मेहनत भी करनी होगी, काम भी करना होगा। तो आगे देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी की काव्य प्रतिमा निखारने में किस प्रकार योगदान दिया? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो महादेवी, देखिए महादेवी लिखती थी लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान उनसे उम्र में बड़ी थी, तो वो उनको छुपा दिखाने में कि मैं भी लिखती हूँ, छुपा लेती थी वो। तो ऐसी क्या बात थी, या फिर उन्होंने काव्य प्रतिमा निखारने में क्या किया था उनका? तो उन्होंने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था, है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा से बड़ी थी, वो वे पहले ही कविताएं लिखा करती थी। एक दिन उन्होंने महादेवी वर्मा की लिखी कुछ कविताएं पढ़कर जान लिया कि ये भी कविताएं लिखती है। इसके बाद दोनों साथ साथ तुकबंदियां करने लगी। दोनों की कविताएं स्त्री दर्पण में छपने लगी। स्त्री दर्पण उस समय की निकलने वाली पत्रिका थी जिसमें दोनों की कविताएं निकलने लगी। उनके प्रोत्साहन से महादेवी वर्मा का काव्य लेखन निखरता गया। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान उम्र में बड़ी थी, और जब उन्होंने देखा कि महादेवी वर्मा की कुछ कविताएं उन्होंने पढ़ ली थी, तो उन्होंने देखा कि ये भी लिखती हैं। तो दोनों फिर आपस में जब भी बैठती तो वो खेलती नहीं थी, वो आपस में तुकबंदियां करती थी। और दोनों की लिखी कविताएं उस समय निकलने वाली स्त्री दर्पण की एक नामक एक जो पत्रिका निकलती थी कविताओं की, उसमें कविताएं इनकी छपने लगी। और उनके प्रोत्साहन से, मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी के प्रोत्साहन से महादेवी वर्मा कविताओं को लिखने लगी थी। इस तरह उन्होंने योगदान दिया था या उनको प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के किन विशेषताओं का, महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? तो महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? यहाँ देखिए, उनकी माँ कैसी थी, उन्होंने बताया कि माँ उनकी कैसी थी। उनको हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी, वो जो पाठ होते हैं भगवान के, उन पाठों को पढ़ती थी वो। साथ ही पूजा पाठ में बहुत ही निपुण थी, या फिर कहना चाहिए कि उन्हें पूजा पाठ से अधिक मोह था। तो इस तरह की कुछ थी। अब आगे देखिए, लेखिका के माँ के आने के साथ ही उसके परिवार में हिंदी बोली जाने लगी। वे हिंदी के पद लिखती थी और उन्हें गाया करती थी। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, सवेरे गाया करती थी। मतलब सुबह सुबह ये जो अपने हाथ से पद लिखती थी ईश्वर के, उन पदों को गाती थी। और उनके मुख्य पद जो होते थे वो ये होते थे कि जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, सवेरे गाया करती थी। वे संस्कृत की ज्ञाता थी। वे धार्मिक स्वभाव से पूर्ण महिला थी जो पूजा पाठ और गीता में विशेष रुचि रखती थी। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि वो हिंदी लेकर आई थी अपने घर में। हिंदी उन्हें बहुत अच्छी आती थी। हिंदी के वो पद लिखती थी, उन पदों को वो गाया करती थी। और अपनी प्रार्थना में मुख्य तौर पर जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, ये सुबह की उनकी प्रार्थना होती थी जो उनकी माँ बोलती थी। वे संस्कृत की ज्ञाता थी और उन्होंने वो कैसी थी, एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। पूजा पाठ और गीता में उनकी अत्यंत रुचि थी। ये उनकी क्या थी, विशेषताएं थी महादेवी वर्मा की माँ की। आप इस तरीके से ना तो आप ऐसे भी लिख सकते, पॉइंट में निम्न विशेषताएं थी। वो एक पूजा पाठ में रुचि रखने वाली महिला थी, वो धार्मिक महिला थी, उन्हें संस्कृत और हिंदी की ज्ञाता थी, स्वयं वो पद लिखती थी और पदों को गाया करती थी, सुबह सवेरे वो ईश्वर की प्रार्थना किया करती थी। ये उनके पॉइंट में हो गए। अगला है, पैदा होने पर नन्ही महादेवी वर्मा की बड़ी खातिर क्यों हुई, जबकि उस समय लड़कियों को बोझ समझा जाता था? तो क्यों खातिर हुई थी? क्योंकि 200 वर्षों से, मतलब सदी तक उनके यहाँ कोई भी लड़की नहीं थी, और जब ये हुई तो इनकी बहुत ही खातिरदारी हुई। महादेवी वर्मा जब पैदा हुई उस समय लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। महादेवी के परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी, और महादेवी के होने पर उनके बाबा ने कुल देवी की आराधना की। इसके बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, इसीलिए जन्म के बाद उनकी बड़ी खातिर हुई। तो उनके बाबा, मतलब उनके दादाजी चाहते थे कि 200 वर्ष से घर में लड़की नहीं हुई है, अब लड़की हो। तो उन्होंने अपनी कुल देवी दुर्गा जी का क्या किया था, दुर्गा जी की आराधना की थी। और दुर्गा जी की आराधना के बाद ही महादेवी का जन्म हुआ था, और नाम ही उन्होंने उनका महादेवी भी रखा। तो उनका जन्म हुआ, और उनके जन्म, इसी कारण उनके जन्म के बाद उनकी बड़ी खातिर हुई। खातिर का यहाँ पर तात्पर्य बड़ा लाड़ किया गया उनको,
बहुत लाड़ प्यार मिला। सुभद्रा कुमारी का साथ मिलने पर लेखिका की रचनाओं में क्या बदलाव आया? तो सुभद्रा कुमारी जी का साथ मिला तो लेखिका के बदलाव में और अच्छी तुकबंदी आई, वो लिखने लगी, उनके लिखने की शैली सुधरी, उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग करना सीखा। लेखिका महादेवी वर्मा के घर में मीराबाई के पद गाए जाते थे। मीराबाई के पद गाने के कारण उनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा हो गई थी। माँ को सुनने तथा घर के वातावरण के फलस्वरूप ब्रज भाषा में लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। किंतु जब वो सुभद्रा कुमारी चौहान से छात्रावास में मिली तो सुभद्रा कुमारी चौहान खड़ी बोली में लिखती थी, तो महादेवी वर्मा ने भी खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। तो महादेवी वर्मा ने खड़ी बोली में लिखा, इसलिए इनका खड़ी बोली की जो शैली थी इनमें आ चुकी थी और ये खड़ी बोली में लिखने लगी थी। जबकि उससे पहले ये इन्होंने बचपन से ही मीराबाई के पद सुने थे और मीराबाई ब्रज भाषा में लिखती थी, इसलिए उन्होंने ब्रज भाषा में लिखना सीखा था। पर सुभद्रा कुमारी चौहान से मिलने के बाद ये खड़ी बोली में लिखने लगी, ये उनकी रचनाओं पर प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, पुरस्कार में कटोरा मिलने पर सुभद्रा कुमारी ने महादेवी वर्मा को किस परंपरा की याद दिलाई और क्या कहा? तो क्या कहा था जब कटोरा मिला था? पहले हम ही लोग याद कर लेते हैं कि जब उनको कविता गाने पर चांदी का कटोरा मिला और सुभद्रा कुमारी को दिखाया तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि तुम खीर बनाकर अब इसी कटोरे में मुझे खिलाओगी और खीर तुम स्वयं बनाओगी, है ना। तो महादेवी को कवि सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप चांदी का कटोरा मिला तो उन्होंने इसे सुभद्रा कुमारी को दिखाया। यह देखकर सुभद्रा कुमारी ने उन्हें भारतीय परंपरा की याद दिलाते हुए कहा कि जब कोई नया पात्र घर में पहली बार खीर जैसा मीठा खाद्य पदार्थ पकाए जाने की परंपरा, उन्होंने बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि जब कोई ऐसा नया बर्तन आता है तो उसमें पहली बार खीर ही परोसी जाती है। उन्होंने लेखिका से उस कटोरे में खीर पकाकर खिलाने को कहा। तो ये भारतीय परंपरा की उन्होंने याद दिलाई कि जब कोई नया बर्तन उपयोग में लाया जाता है तो पहले उसमें मीठा खाद्य पदार्थ अर्थात खीर खिलाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे इस कटोरे में खीर बनाकर खिलाओगी। अगला प्रश्न है, लघुत्री, अभी हम आती लघुत्री पढ़ रहे थे। सुभद्रा कुमारी को कैसे पता चला कि महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती हैं? तो कैसे पता चला कि महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती हैं? जब उन्होंने एक बार महादेवी वर्मा की लिखी हुई कोई कविता पढ़ ली थी तब उन्हें पता चला कि ये भी कविताएं लिखती है, चोरी छुपे सही। महादेवी वर्मा बचपन से ही तुकबंदी किया करती थी। सुभद्रा कुमारी उनसे 2 साल बड़ी थी तथा वे लेखिका के साथ छात्रावास में ही रहती, एक ही कमरे में रहती थी। लेखिका उनसे छुप छुप कर कविताएं लिखा करती थी। एक दिन डेस्क की तलाशी लेने पर उन्हें महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई कोई कविता, अनेक कविताएं मिली तो सुभद्रा को पता चल गया कि महादेवी भी कविताएं लिखती हैं। तो क्या कि महादेवी वर्मा बचपन से ही तुकबंदियां करती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान उनसे उम्र में 2 साल बड़ी थी और दोनों ही छात्रावास में एक ही कमरे में रह रही थी। एक दिन डेस्क की तलाशी लेने पर उन्हें महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी अनेक कविताएं मिली और उन कविताओं को देखकर उन्हें लगा कि ये महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती हैं। तो इस तरीके से उन्हें पता चला था कि महादेवी वर्मा भी कविता लिखती। लेखन कार्य के लिए लेखिका को आरंभिक प्रेरणा किस किस से मिली थी? लेखन कार्य में प्रेरणा किससे मिली थी? अपनी माँ से मिली थी। उनकी माँ लिखा करती थी कविताएं, फिर उन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान जी से भी मिला था। तो महादेवी वर्मा तुकबंदी बचपन से ही करती थी, तथापि सुभद्रा कुमारी के रूप में उन्हें साथिन और कवित्री मिली थी। दोनों साथ साथ रचनाएं करने लगी। उस समय निकलने वाली पत्रिका स्त्री दर्पण में उनकी, तो उनको आरंभिक प्रेरणा देखी। वैसे तो उनकी माँ भी लिखा करती थी, पर जो प्रेरणा स्रोत के रूप में था कि अरे इनसे इनकी जैसी कविताएं लिखी जाए, इस तरीके से लिखा जाए, हमें बोलना भी चाहिए, कविताएं में अपनी छबानी भी चाहिए, केवल लिख कर नहीं रखना चाहिए। ये सारी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिला, प्राप्त हुई? उन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान जी से प्राप्त हुई। तो महादेवी वर्मा बचपन से ही तुकबंदी करती थी किंतु सुभद्रा कुमारी जी के सानिध्य में आने पर या सुभद्रा कुमारी से मिलने पर वो उनकी न केवल साथिन बल्कि कवित्री भी उनको मिल गई थी। दोनों साथ साथ रचनाएं करने लगी और उस समय की स्त्री दर्पण नामक एक पत्रिका में दोनों की कविताएं भी छपने लगी, संपादित छपने लगी। इनसे इनको रचना करने की प्रेरणा और अधिक उनकी गहरी होती गई कि मुझे अपनी रचनाएं करनी चाहिए। देखिए, जब क्या होता है कि हमारी रचनाएं कहीं निकलने लगे, छपने लगे, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है। जब लोग हमारे लिखी हुई कविताओं की, लिखी हुई पंक्तियों की, लिखे हुए गद्य की और पद्य की तारीफ करने लगते हैं, तो किसी भी कार्य की तारीफ करने लगते हैं तो हमारा मन करता है कि हम और अच्छा करके दिखाएं। तो ठीक वैसा ही महादेवी वर्मा जी के साथ भी हुआ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में है, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज राष्ट्रीय एकता की जीवंत मिसाल थी, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय बिल्कुल थी, क्योंकि वहां पर मुस्लिम
भी पढ़ती, ईसाई लड़कियां भी पढ़ती थी, हिंदू भी पढ़ती थी। जो प्रेयर होती थी वो सबको एक सी करनी पड़ती थी, एक साथ मैस में खाना खाना पड़ता था। ये सब क्या थी, हमारे राष्ट्रीय एकता की यहाँ पर पहचान थी। क्राफ्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा था। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई लड़कियां साथ साथ पढ़ती थी। वे आपस में सौहार्द मतलब एकदम उदारता का भाव रखती थी। सभी लड़कियां एक साथ ही रहती थी, एक ही मैस में खाना खाती थी। प्याज तक का प्रयोग उस मैस में नहीं होता था। सभी एक साथ खाना खाने जाया करती थी, एक ही साथ वो लोग रहती थी। अलग अलग प्रांतों और स्थानों की आई हुई लड़कियां एक स्थान पर एक ही भाषा और बोली में पढ़ाई करती थी। वो बात जरूर अपनी बोली में करें, लेकिन अध्ययन कार्य उन्हें एक ही भाषा हिंदी पढ़ती थी। सभी को उर्दू पढ़ाई जाती थी। सभी एक साथ प्रार्थना करती थी। उनमें जाति धर्म सांप्रदायिकता की भावना न थी। उनमें भाषा और प्रांतीयता के आधार पर कोई मतभेद नहीं था। इस प्रकार वहां राष्ट्रीय एकता की जीवंत मिसाल मिलती है। तो क्रास्थवेट जो गर्ल्स कॉलेज था, इसमें जो लड़कियां पढ़ती थी ये हिंदू भी पढ़ती थी, मुस्लिम भी और ईसाई भी। तीनों प्रकार के बच्चे वहां पर, लड़कियां वहां पर पढ़ती थी, एक साथ रहती थी, एक साथ खाना खाती थी, मैस जाया करती थी। प्याज वहां मैस में नहीं बनती थी, फिर भी सब एक साथ ही खाना खाती थी, एक साथ रहती थी। सभी एक ही भाषा में पढ़ाई करती थी। अपनी भाषा जो आपस में जब बात करती थी तो अपनी भाषा का प्रयोग करती थी, किंतु अध्ययन कार्य एक ही भाषा में होता था। प्रार्थना एक सी ही होती थी। किसी भी प्रकार का प्रांतीय या जातीय भेदभाव वहां पर नहीं था। सब लड़कियां, सारी लड़कियां वहां पर मिलकर रहती थी। इससे वहां पर यह कहा गया है कि वहां राष्ट्रीय एकता का जीवंत मिसाल यदि कहा जाए तो क्रास्थवेट कॉलेज में मिलता था। महादेवी वर्मा तथा उसकी साथी ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार आर्थिक मदद देती थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन में वो लोग क्या करती थी, अपने अपने जो उनका जेब खर्च होता था उसमें से 1-2 आने निकाल कर, 1-2 रुपए, हाँ 1-2 आने ही होंगे, निकाल कर वो क्या करती थी उसका अपने देती भी थी। वहां पर जब कभी उनको उनके अपनी पॉकेट मनी से भी वो पैसा इकट्ठा करती थी और स्वतंत्रता आंदोलन में लगाती थी। और जब इनको महादेवी वर्मा को पुरस्कार के तौर पर जब कटोरा मिला और गांधी जी को दिखाया और बापूजी ने कहा कि मुझे नहीं दोगी, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो देश के लिए अपना कटोरा क्या कर दिया, देश के उस सेनानी के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए कटोरा दे दिया। जिससे क्या मालूम चलता है कि ये पैसे में कहा ना कि अपने जेब खर्च से बचाए हुए पैसे भी राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक मदद के रूप में दिया करती थी। आने नहीं, पैसे की बात हो रही है। तो आप देखिए 1917 में क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया था। कवि सम्मेलनों में कविता पाठ करने में उन्हें कई पदक मिले थे, प्रथम पुरस्कार मिले थे। एक बार उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला और बस बहुत बड़ा ही सुंदर था। उन्हीं दिनों 1920 के आसपास गांधी जी आनंद भवन में जाया आया करते थे। तो आनंद भवन में जब इनका स्वतंत्रता संग्राम की योजनाएं हुआ करती थी उस समय गांधी जी आए थे। तो गांधी जी के आने पर मिलने के लिए गई महादेवी वर्मा ने गांधी जी को बड़े उत्साह के साथ पुरस्कार में मिला हुआ वो कटोरा दिखाया। तो बापूजी ने ये कहा कि यह कटोरा मुझे दे दो। तो देश की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना कटोरा दे भी दिया और अपनी जेब खर्च के बचाए पैसों को भी वो गांधी जी को स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के संघर्ष में कुछ अपना योगदान भी दिया करती थी। तो गांधी जी ने देश कटोरा तो ले लिया था। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा तथा उनकी साथ ने पैसे से भी, जेब खर्च से भी पैसा बचाकर स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें कि हमारा कुछ योगदान रहे, सेनानियों को पैसे दे देती थी। तो ये उनका क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सहभागिता थी। हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाए और कोई हमसे कहे कि हमें दे दो, तुम्हें जो गिफ्ट में मिली, तो हम नहीं देते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा, देश के प्रति उनका ये प्रेम था, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनकी श्रद्धा थी कि उनसे जब मांगा गया वो कटोरा तो उन्होंने बिना किसी सोचे समझे सहर्ष भाव से वो कटोरा दे दिया बापूजी को। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी कि लड़कियों का जन्म अभिशाप माना जाता था। लड़कियों को जन्म लेते से ही मार दिया जाता था या जन्म के पहले भी लड़कियां मार दी जाती थी। साथ ही यदि लड़की पैदा हो जाए तो लड़कियों को पढ़ाने पर, लिखाने पर पाबंदी थी। बहुत कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था। ये बहुत सारी यातनाएं लड़कियों पर उस समय की जाती थी। उस समय जब लेखिका पैदा हुई थी, अर्थात सन 1900 के आसपास, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण बहुत अच्छा नहीं था। लोग पुत्रों को अधिक महत्व देते थे। कुछ स्थानों पर तो लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था।
उनकी शिक्षा, लालन पालन आदि को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी आदि सामाजिक कुरीतियों के प्रचलित थी, जो महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो रही थी। तो ये सन 1900 के लगभग की बात है, जब महादेव वर्मा का जन्म हुआ था। उस समय लड़कियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, विचारणीय थी, चिंतनीय थी। उस समय लड़कियों का पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, पुत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाता था, लड़कों पर। और कई जगह तो लड़कियों का जन्म होते से उन्हें मार दिया जाता था। लड़कियों की शिक्षा, दीक्षा, उनके पालन पोषण पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता था। साथ ही बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैली हुई थी, तो जो महिलाओं के लिए बहुत ही घातक थी। तो ये उस समय की स्थिति थी। और भी एक दूसरा बताइए कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज की जो माहौल है उसमें लड़के और लड़कियों में भेद नहीं किया जाता है। आज लड़की के जन्म अवसर पर भी उतने ही अधिक लोग प्रसन्न होते हैं जितना कि पुत्र के जन्म पर। तो लड़की के जन्म के संबंध में आज की परिस्थितियों में काफी सुधार आया है। लोग पहले जहां जन्म लेते ही लड़कियों को मार देते थे, आज भ्रूण परीक्षण के माध्यम से जन्म के पूर्व उनकी हत्या का प्रयास करते हैं सरकार द्वारा। मतलब कई जगह ऐसी भी हैं जहां लड़कियों के आने पर खुशी होती है, लेकिन उस समय के वातावरण से अब क्या परिवर्तन आया है। तो पहले लोग जन्म के बाद मारते थे, आज भी ऐसे वो कह रहे हैं कि लोग ऐसे कई हैं जिनके दिमाग में ये कुरीति बैठी हुई है। तो भ्रूण मतलब पहले ही जान लेते हैं कि माँ के गर्भ में क्या है। तो उस समय भी ऐसे कई निर्दयी लोग इस संसार में शायद इक्का दुक्का रह गए होंगे, जो आज भी लड़कियों को बोझ समझते हैं और भ्रूण में ही मतलब माँ के गर्भ में ही पता लगा कर कि लड़का है या लड़की, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, इसमें कमी आई है। कठोर कदम उन्होंने सरकार ने उठाए कि जो भ्रूण लिंग निर्धारण करे, जो लिंग पहचानेगा पहले ही, उसको जेल की सजा दी जाएगी। तो इसमें कमी आई है कि अब लोग भ्रूण हत्या नहीं करते हैं, लोग अब लिंग का पता नहीं करते हैं। दूसरे घटते लिंगानुपात ने भी लोगों के इस दिशा में सोचने को विवश कर दिया है। इससे कुछ लोगों द्वारा लड़कियों को भी शिक्षित कर लड़कों जैसा ही समझा जाने लगा है। तो जब सरकार ने ये कठोर नियम उठाए तो ऐसे निर्दयी लोगों के अंदर अब ये मानवता जाग पड़ी है, क्योंकि जेल जाने से अच्छा है बेटी को जन्म देना, उसको पढ़ाएं लिखाएं। और वैसे भी वर्तमान परिस्थिति ये कहती है कि लड़का और लड़की दोनों समान है, दोनों ही पढ़ाई का मौलिक अधिकार है। आज बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए दोनों शिक्षा मौलिक अधिकार है। 2009 से यह नीति, शिक्षा नीति चल पड़ी है कि बच्चों की पढ़ाई उनका मौलिक अधिकार है। इसलिए आप कम उम्र में बच्चों को ना तो काम करवाएं और ना ही उन्हें काम पर रखें। ये सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। यदि ऐसा कोई करता है तो वो कानूनन अपराध करता है और जो भी सजा निश्चित है वो सजा उनको दी जाती है। तो लोगों की जो लिंग अनुपात मतलब जो पहले ही पता करते हैं लिंग की जानकारी की माँ के घर में लड़का है या लड़की, अब ये जानकारी के लिए जब सरकार ने पाबंदी लगा दी और इस पर कोई नियम कानून बड़ी सख्ती के साथ जब लागू कर दिए हैं, तो अब लोगों के हृदय में ये सारी बातें नहीं उठती हैं, बल्कि कुछ लोग, तो बहुत से लोग, कुछ लोग ना कहेंगे हम, बहुत से लोग अब लड़का लड़कियों के जन्म पर समान उत्सव मनाते हैं और दोनों को समान शिक्षाएं देते हैं। तो ये परिवर्तन पहले से अब आ चुका है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका को उर्दू फारसी, उनके घर में था माहौल, लेकिन उनको क्या था, उर्दू फारसी में उनकी रुचि नहीं थी, तो इसलिए वो उस स्कूल में भी नहीं पढ़ती थी। तो लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उनके घर में उर्दू फारसी का माहौल अच्छा नहीं था, जिससे बचपन में इस भाषा, अच्छा उनके घर में जो था वो अंग्रेजी का भी था और साथ ही उनकी जो माँ जो आई थी वो हिंदी में आई थी। तो उर्दू और फारसी दोनों ही उनके घर का माहौल नहीं था, उनमें सीखने के लिए उनको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला। लेखिका के मन में यह बात बैठ गई थी कि उर्दू फारसी सीखना उनके बस की बात नहीं। देखिए, जब हम मन में ये बात मान लेते हैं, ठान लेते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे तो लाख प्रयासों के बाद भी वो काम हमसे नहीं होता है। क्योंकि लेखिका के घर का ये वातावरण नहीं था, इसलिए लेखिका ने ये कोशिश भी नहीं की सीखने की और उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमसे ये ना हो पाएगा। इस भाषा को सीखने में उनकी रुचि भी नहीं थी। उर्दू सिखाने वाले मौलवी के आने पर वो चारपाई के नीचे छिप जाया करती थी। तो कहीं ना कहीं घर का माहौल उनका रहा है कि उनको उर्दू सिखाने के लिए प्रयत्न और फारसी सिखाने के लिए प्रयत्न किया गया, लेकिन जैसे ही वो आते थे वैसे ही वो कहाँ चली जाती थी, चारपाई के नीचे चली जाती थी। लेकिन कोई संस्कृत का जब पंडित आता था तो वो बड़े उत्साह के साथ उनके साथ बैठती थी।
तो ये लेखिका की थी कि उर्दू वो क्यों नहीं सीख पाई, उनका मन नहीं था, माहौल नहीं था और उनकी इच्छा भी नहीं थी। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, ये प्रश्न पहले भी आया, तो कई प्रकार से इसको पूछा जा सकता है। तो विशेषताएं भी कई प्रकार की थी। देखिए उत्तर यहाँ भिन्न है। वो उत्तर जो हमने लिखा था वो पैराग्राफ में लिख दिया था, लेकिन आप उनकी माँ की विशेषताएं पॉइंट में भी लिख सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति थी, संस्कारी महिला, हिंदी संस्कृत की जानकार, धार्मिक सहिष्णुता। तो धार्मिक स्वभावता की लेखिका की मां नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। वो मीरा के पद गाया करती थी, ईश्वर में उनकी सच्ची आस्था थी। संस्कारी महिला थी, लेखिका की मां अच्छे गुण वाली महिला थी जिनका असर लेखिका पर भी पड़ा। वह हिंदी संस्कृत दोनों की ही अच्छी ज्ञाता, अच्छी जानकार थी। धार्मिक सहिष्णुता, धर्म की सहिष्णु महिला थी। जवारा के नवाब के परिवार से उनके अच्छे संबंध थे। जवारा के नवाब के साथ पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? क्योंकि आज क्या करते हैं लोग, एक दूसरे से मतलब रखना छोड़ दिया है। लोग आपस में एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, फिर धर्म जाति की बात तो दूर है। तो कह रहा है कि आज के हम माहौल देखते हैं तो उस समय का माहौल हमें सपनों जैसा लगता है। क्या हम उसी माहौल में थे जहां हिंदू मुस्लिम दो घर थे, हिंदू के बच्चों का बर्थडे मुस्लिम के घर में, मुस्लिम के बच्चों का बर्थडे हिंदू के घर में, वो हिंदुओं का त्योहार हो तो वो कपड़े खरीदते थे अपने लिए, उनको खरीदे जाते थे हिंदू घर से, और जब वो मुस्लिमों की ईद आती थी तो उनके कपड़े मुस्लिम, हिंदुओं के बच्चों के कपड़े मुस्लिमों के घर में बनते थे। ये दो परिवार इतने अधिक मेल जोल था कि लेखिका को आज के समय में ये सपने जैसा लगता है। जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार एक ही कंपाउंड में रहता था। हिंदू परिवार होने के बाद भी दोनों परिवारों के, हिंदू मुस्लिम होने के बाद भी दोनों परिवारों के मध्य बहुत अच्छे संबंध थे। त्योहारों में वो एक दूसरे के परिवारों के साथ आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाते थे। एक का जन्मदिन दूसरे के परिवार में मनाया जाता था। रक्षाबंधन के दिन लेखिका नवाब के बेटे को राखी बांधती थी, और जब तक राखी ना बांधी जाए नवाब का बेटा भूखा रहता था। जब नवाब के घर में जब ईद मनाई जाती थी तो उस समय लेखिका के लिए हरे कपड़े उनके घर से सिलकर या बनकर आते थे। आज हिंदू मुस्लिम के जब उन लेखिका का छोटा भाई हुआ तो उसका नाम मनमोहन जवारा की पत्नी ने दिया, और उस बच्चे के लिए भी जो कपड़े आए वो भी जवारा के घर से ही आए थे। तो आज वो कह रहे हैं कि वर्तमान में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों के मध्य उतना प्रेम नहीं रहा, छोटी छोटी बात पर दंगे हो जाया करते हैं। इसके अलावा धर्म संप्रदाय आदि के नाम पर बेमनस्यता, मतलब मन नहीं लगता, एक दूसरे के धर्म को मानना उचित नहीं समझते, इस तरह की भावना उत्पन्न हो गई है। इस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव सचमुच स्वप्न बनकर रह गए हैं। तो कह रही है कि वर्तमान परिस्थिति में जहां हम इन दोनों धर्मों के मध्य दंगे देखते हैं तो मुझे वो सपना सा लगता है जब हम दोनों परिवार, हिंदू मुस्लिम परिवार, आपस में वाकई भाई और बहन के नाते से रहते थे। तो इसलिए वर्तमान परिस्थिति को देखकर लेखिका को वो सारा क्या लगता है, स्वप्न लगता है। अब है यहाँ पर भाषा अध्ययन, मतलब भाषा की बात, मतलब व्याकरण। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विद्वान, पाठ से ढूंढकर लिखना है आपको। तो विद्वान का यहाँ पर पाठ के अंतर्गत क्या है, मूर्ख। अनंत, तो अनंत का अंत या सीमित, अनंत जो होता है जिसका अंत ना हो, तो अंत या सीमित। निरपराधी तो अपराधी, दंड तो पुरस्कार, शांति तो क्या होगा, अशांति, शांति तो अशांति। तो यहाँ पर क्या है, ये पाठ के आधार पर आए हुए विलोम शब्द हैं, और वैसे भी ये सब आप वैसे भी जानते हो। यहाँ पर शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। एक पूरा पद दिया है, इसमें उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय भी होगा, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग करने और मूल शब्द भी बताना है। तो अब आप देख पा रहे हैं, निराहारी, नी है, रा है, री है, देखते हैं, निर और बड़ा आ, ओके, यहाँ निर लिया है, इसका बड़ा आ लिया है, प्रत्यय ई ली है और मूल शब्द लिया है हार, तो ये हो गया निराहारी। सांप्रदायिकता, ता तो प्रत्यय है, यहां पर उपसर्ग सम और प्रा दिया है, और जो मूल शब्द है वो प्रत्यय है वो यहाँ पर ता भी है और यहाँ पर इक भी है, और शब्द है दाय। तो सांप्रदाय, देखिए इन दोनों को हटाएंगे तो ये हो गए उपसर्ग, इक और ता, ये हो गए प्रत्यय, बचा क्या, दा और या, दाय।
अप्रसन्नता में आ उपसर्ग, ता प्रत्यय और प्रसन्न शब्द। अपनापन पन प्रत्यय, और यहां पर क्या होगा, अपना पूरा ले रहे हैं ये, हाँ यस, अपना, ये पन प्रत्यय है और अपना पूरा शब्द, क्योंकि हम आ को हटा देते हैं यदि, तो पना तो कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। जरूरी नहीं है ये कि हर शब्द में उपसर्ग हो और हर ही शब्द में प्रत्यय भी लगा हो। किनारीदार तो यहाँ पर जो दिया है, किनारी पूरा शब्द होता है, उपसर्ग नहीं है। दार यहाँ पर प्रत्यय और किनारी यहाँ पर क्या है, शब्द है, मूल शब्द है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पहले ही मेरे से हो गया क्लिक कि स्वतंत्रता में स्व उपसर्ग है, ता प्रत्यय है और तंत्र, ता प्रत्यय है, यहाँ पर ये यहाँ आएगा, ता प्रत्यय है और तंत्र क्या है, उपसर्ग मूल शब्द है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये जाना कि किस तरीके से हटा सकते। ऐसे शब्दों में हमें प्रॉब्लम आएगी कि निर, पर याद रखना निर उपसर्ग होता है। और ये जो यहाँ पर दिया है ई, ठीक है, तो ये हार क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाने, वहां पर अलग करने थे, यहाँ शब्द बनाने हैं। उपसर्ग क्या है, अन, आ, सत, स्वा, दुर, ये उपसर्ग है, इनसे शब्द बनाने हैं। प्रत्यय है दार, हार, वाला और अन्य, तो दोनों ही जुड़ने चाहिए, है ना। तो अन और उदार, अनुदार हो जाता है। अगर हम कहें तो फिर पूरा शब्द बन जाएगा। तो यहाँ इन्होंने देखिए जरा, अन से उपसर्ग, पहले उपसर्ग बनाए हैं, हम दोनों को मिला के नहीं बनाएंगे। तो अनुचित, अनुदार, अनंत, है ना, अनर्थ, सब में अन लगा है। अन और अर्थ, अन और आवश्यक, अन और एक, अन और उचित, अन और अंत, तो क्या हो गया, यहाँ पर उपसर्ग लगा है। छोटे आ से हम बहुत लगाएंगे, अज्ञान, ये अचर, अधर्म, असत्य, अभाव, असमर्थ, सभी में आपको आ दिख रहा होगा। सत, सत सदाचार, सत धन सज्जन, सत्संग, सत्पुरुष, सत्संगति, सदाचार, ये सब किस में आते हैं, सत में। स्व, स्वतंत्रता, स्वाधीन, स्वावलंबन और स्वार्थ। दुर, दुर्जन, दुरुपयोग, दुर्गम, दुर्दिन, दुर्भाग्य, दुर्गुण, इतने सारे हैं, दुर्लभ। तो इन सभी से आपको पहचानने में भी आगे होंगे शब्द। इसके अतिरिक्त यदि कोई शब्द आपको याद आता है तो आप बिल्कुल उसको इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, या जब आप पढ़ेंगे तो उसको अपने तरीके से इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये तो हमने बनाए अन, आ, सत, स्वा से दुर। चलिए एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि अन से हमने क्या बनाया, तो अनंत बनाया, अनुचित बनाया, अनर्थ, अधर्म, सॉरी यहाँ पर अनावश्यक और अनेक बनाया। फिर छोटा आ से अभाव, असमर्थ, असत्य, अधर्म, अहिंसा, सत्य से सत्संग, सज्जन, सत्संगति और सत्कर्म। स्वा से स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वावलंब और स्वार्थ। दुर से दुर्बल, दुर्लभ, दुर्दिन, दुर्भाग्य और दुर्गुण। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यय बनाना है अब दार से, हार से, वाला से, अन्य से। अनुदार, और देखिए दार में क्या आएगा, खरीददार, है ना, हार, प्रहार, पर प्रा उसमें अलग आएगा तो हार अलग बनाएंगे, पीछे पूरे शब्द में आए। निराहार बन ही गया था, हार उसमें उपसर्ग होना, प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन दूध वाला, सब्जी वाला, अन्य, तो अन्य दार का देखिए दुकानदार, चौकीदार, पहरेदार, हिस्सेदार, रोबदार, फलदार, छायादार, है ना। हार, होनहार, खेलनहार, खेवनहार, पालनहार। वाला, टोपी वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, दुकान वाला, अखबार वाला, ये बहुत आसानी से बन जाते। पठनीय, चलनीय, करणीय, आदरणीय, दर्शनीय, तो इसमें सब में अनीय, अनीय, अनीय प्रत्यय बन गए। फिर देख लेते हैं दार में, दुकानदार, चौकीदार, हिस्सेदार, फलदार, छायादार। हार हो गया होनहार, खेवनहार,
पालनहार, वाला, टोपी वाला, फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, अनीय, पठनीय, पूजनीय, दर्शनीय, लेखनीय, वदनीय। देखते हैं प्रश्न। पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। पूजा पाठ, तो जैसे पूजा और पाठ, तो अब सामासिक पद आपको पाठ के अंतर्गत दिए गए हैं, इससे संबंधित इससे आपको क्या करना है, समास विग्रह करना है। दुर्गा पूजा, सीधा अर्थ है दुर्गा की पूजा, तो दुर्गा की पूजा। और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये आपका दुर्गा की पूजा संबंध तत्पुरुष होगा। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, तो यहाँ पर ये द्विगु समास के अंतर्गत आता है। कुल देवी, कुल की देवी संबंध तत्पुरुष। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च संप्रदान तत्पुरुष। छात्रावास, छात्रों का आवास, छात्रों का वास, छात्रों का घर, तो ये छात्रा आवास, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये भी आपका संबंध। मनमोहन, तो मनमोहन अर्थात कृष्ण, मन को मोह लेता है जो, अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सामासिक पद आपको मिले और समास विग्रह कितने आसान थे। अब सामासिक पद ये अभी भी और हैं और समास विग्रह ही है। तो परम धाम, परम धाम, तो किसको कहा जाता है परम धाम, तो परम है जो धाम, तो धाम पर यहाँ पर क्या है, विशेषण है, कर्मधार है। चार पाई, 4 पायों का समूह, द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची है। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन, संबंध है। रोना और धोना, द्वंद्व समास है। देखिए जहां पर भी ये लग जाए बीच में योजक, वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास। चाची ताई, तो चाची और ताई। जन्मदिन, तो जन्म का दिन, संबंध। तो यहाँ पर सामासिक पद हमने जो दिए, समास विग्रह उनका किया, सारे सामासिक पद बहुत सारे हैं, उनका समास विग्रह करने में अच्छा भी लगा। हिंदी में समास पद होते हैं, उनको विग्रह करने में भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से हमारा विग्रह हो जाता है, हिंदी हम आसानी से कर पाते हैं। तो समास विग्रह हमने देखे, सामासिक पद का समास विग्रह किया, आपको भी मजा आया होगा। बस अर्थ उसके लिए कारक चिन्ह याद रखिएगा। तो कारक चिन्ह तो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। कारक चिन्ह में यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कि आप कारक चिन्ह, तो मैं चाहूंगी कि कुछ कारक चिन्ह या सभी कारक चिन्ह आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसका बहुत अच्छे से और कर पाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे षष्ठी, पंचमी और तृतीया ये मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट कि क्या होंगे इनके कारक चिन्ह। तो कमेंट आप करेंगे कहाँ, हमारे चैनल पर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि केवल क्या हिंदी ही हमको पढ़ने मिलेगी, तो नहीं, 6वीं से 12वीं तक सारे बोर्ड, इसके अलावा अतिरिक्त आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीट, क्लेट, जेई, CUET, कुछ नया शब्द आपको समझ आ रहा है, तो आप आइएगा तो सही, विजिट कीजिए तो सही। जितनी भी शंकाएं हैं, सारी शंकाएं यहीं समाप्त हो जाएंगी। तो इस अपनी शंकाओं को समाप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।